हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन एकेडमी। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पॉलिटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो फ्रेम किए गए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बेसिस पर। इसमें जो है हम 4 टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जो मुख्यतः रहेंगे। एक सेकंड। जो मुख्यतः रहेंगे, पहला टॉपिक रहेगा अनुसूचियों से संबंधित। इसमें हम मूलतः जो संविधान की 8 अनुसूचियां और 4 जो बाद में जुड़ी हैं, यानी कि कुल 12 अनुसूचियों का अध्ययन करेंगे। दूसरा, इसमें हम संविधान के 22 भागों का आज अध्ययन करने वाले हैं। इसके अलावा जो है हम इसमें विदेशी स्रोत, कौन सी चीज़ कहाँ से या किस देश के संविधान से ली गई है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और आगे देखा जाए तो एक अन्य चीज़ जो इसमें रहेगी वो रहेगी फंडामेंटल ड्यूटीज़, जिनको कहा जाता है मौलिक कर्तव्य। तो क्या 11 मौलिक कर्तव्य है, 10 थे पहले, 11वां कब जुड़ा, क्या हुआ, ये सारी चीज़ें हम आपके साथ आज इस सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, ये क्वेश्चन जो है आपको प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस आ रखे हैं उनके बेसिस पर फ्रेम किए गए हैं। तो अगर बात की जाए प्रीवियस ईयर में कौन से क्वेश्चन आए हैं, तो एक तो संघ राज्य क्षेत्र से आ गया था भाग 8 का। संघ राज्य क्षेत्र किस उसमें है, तो भाग 8 उसका आंसर होता। एक जो है संघात्मक व्यवस्था जो है भारतीय राज्य व्यवस्था में कहाँ से ली गई है, तो कनाडा से ली गई। तो ये क्वेश्चन जो है आ चुके हैं, तो इसलिए जो है मैंने डिसाइड किया है कि इन चारों टॉपिक से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो आपके साथ हम डिस्कस करेंगे। और डिस्कस इस प्रकार से करेंगे कि आपको दूसरी बार ना ये पढ़ने की आवश्यकता हो और ना ही रिवीजन करने की आवश्यकता हो। तो एमसीक्यूज फॉर्म में जो है ये सारी चीज़ें रहेंगी और हम देखेंगे कि कौन से क्वेश्चन इसमें बन सकते हैं। और देखिए, ऐसा भी नहीं है कि ये वाले क्वेश्चन जो है आपको अलग अलग एग्जाम में आ रखे हो। ये टॉपिक इतने इंपॉर्टेंट है कि 2 मार्क्स के जो क्वेश्चन है वो आपको एक ही साल इन चारों टॉपिक्स में, जो चारों टॉपिक है इनमें से देखने को मिलते हैं। तो अगर 10 मार्क्स से पूरी पॉलिटी के 10 या 15 क्वेश्चन में से अगर 2 क्वेश्चन ये 4 टॉपिक बना रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा आप आधा घंटा या 35 मिनट में इनको कवर कर सकते हैं, तो इससे बुरा क्या ही हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं एमसीक्यूज फॉर्म में और देखते हैं आगे कौन कौन से क्वेश्चन जो है आपको देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हम मौलिक अधिकार किस भाग में है। तो भाग आप सभी लोग जानते होंगे, ये मान के चलिए हमारे संविधान की किताब है। जैसे हमारी कोई एनसीईआरटी की बुक होती है, तो उसमें क्या होता है, जो हमारा सिलेबस होता है, मान के चलिए आप छठी क्लास के हैं और छठी क्लास में जो है आपका जो सिलेबस होगा वो पार्ट में डिवाइड होता है। उसी प्रकार से जो संविधान में 400 से अधिक जो अनुच्छेद वर्तमान समय में हो चुके हैं, वो भी कुछ पाठों के यानी कि 22 अध्यायों के बीच में डिवाइडेड है। तो अध्यायों का एक नाम है, उसके बाद जो है उनके बारे में डिटेल से लिखा गया है कि कौन सा अनुच्छेद जो है क्या बोलता है, तो कौन सा क्या प्रावधान है। तो चलिए भाग के बारे में आई होप आपको समझ आया होगा। देखते हैं आप भाग भाग के बारे में क्या क्वेश्चन जो है यहाँ पे आया है। तो मौलिक अधिकार किस भाग में शामिल है, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5, पार्ट 4। तो देखिए, इसका सही आंसर जो रहेगा पार्ट 3 रहेगा। अगर बात की जाए अन्य पार्ट की, तो इसमें जो है पार्ट 2 से स्टार्ट करते हैं। पार्ट 2 में देखा जाए तो पार्ट 2 में जो है नागरिकता का प्रावधान मिलता है, नागरिकता का प्रावधान है। पार्ट 3 में हम डिस्कस कर चुके हैं कि फंडामेंटल राइट अर्थात मौलिक कर्तव्यों की बातचीत है। 5 में बात की जाए तो संघ की बातचीत है। और 6 में देखा जाए तो राज्य के बारे में लिखा गया है। साथ ही इनके जो है अनुच्छेद देख लेते हैं, और इससे बाहर जो है आपका क्वेश्चन कभी भी नहीं जा सकता। तो अगर देखा जाए तो नागरिकता 5 से 11 अनुच्छेद जो रहेंगे, 5 से 11। दूसरा, फंडामेंटल राइट की अगर बात की जाए तो 12 से 35। संघ की बात की जाए तो 52 भारत का एक राष्ट्रपति होगा से लेकर कैग की शक्तियों तक रहेगी 151 तक। और राज्य की बात की जाए तो राज्य में जो है पार्ट 6 राज्य जो रहेंगे 152 से लेकर 237 तक रहेंगे। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको नोट करनी है अपने पास। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर होगा। अगला क्वेश्चन जो रहेगा, संविधान का भाग 1 किससे संबंधित है। तो संविधान के भाग 1 की बात पूछी गई है, तो भाग 1 किससे संबंधित है। मौलिक अधिकार, तो जी नहीं, मौलिक अधिकार से नहीं है। क्या यूनियन एंड इट्स टेरिटरी से संबंधित है, तो जी हाँ, इसी से संबंधित है भाग 1। तो हमने जैसा कि देखा कि मौलिक अधिकार जो है भाग 3 के अंतर्गत है। नीति निर्देशक तत्व भाग 4 के अंतर्गत है, डीपीएसपी जिनको बोला जाता है। और नागरिकता की बात की जाए तो भाग 2 में। तो यहाँ पे आया हुआ है संघ और राज्य क्षेत्र, तो इसकी बात होगी 1 से 4 अनुच्छेद के बीच में।
और इसमें लिखा गया है कि भारत का जो संघ है उसमें कौन कौन से राज्य क्षेत्र होंगे। 28 राज्य और 8 जो यूनियन टेरिटरीज है उनके बारे में मेंशन है। तो चलिए, इस क्वेश्चन से आपको इतनी इन्फॉर्मेशन काफ़ी है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन रहेगा, अगला क्वेश्चन है, संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम से संबंधित है। तो ये जो है आपका अनुसूचियों से संबंधित प्रश्न रहेगा, पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी। तो कौन सी अनुसूची से संबंधित है राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से। तो देखिए, पहली जो अनुसूची है उसमें साफ साफ मेंशन किया गया हुआ है कि भारत के जो भारत जो संघ है उसके संगठन क्या क्या रहेंगे। तो उसके संगठक होंगे एक राज्य और दूसरा केंद्र शासित प्रदेश। तो पहली अनुसूची इसका सही आंसर रहेगा। दूसरी के बारे में बात किया जाए तो इसमें जो है वेतन और भत्ते, वेतन और भत्तों की बात की गई है। जो भी संवैधानिक पद है उनके, जैसे राष्ट्रपति हो गया, उपराष्ट्रपति हो गया, राज्यपाल हो गया, और मान के चलिए जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश हो गए उनके भत्तों के बारे में, कैग के भत्तों के बारे में, वेतन के बारे में। तो ये सारी चीज़ें जो है मेंशंस है उसमें। आगे देखें तो थर्ड अनुसूची की अगर बात की जाए तो इसमें जो है शपथ ग्रहण की बातचीत है। शपथ ग्रहण के बारे में जो प्रावधान है, कौन जो है किसको शपथ ग्रहण करवाएगा, वो सारी चीज़ें इसमें लिखी गई है। अगर इसमें बात किया जाए, 3 लोगों की मेंशन नहीं है और वही आपको याद रखना है। एक राष्ट्रपति, दूसरा राज्यपाल और तीसरा उपराष्ट्रपति। इन 3 चीज़ों की जो है, इन 3 लोगों की इसमें शब्द के बारे में जिक्र नहीं है, क्योंकि इनका जो है जहाँ पे इनके संविधान में जहाँ इनके प्रावधान किए गए हैं उनके साथ ही इनके शब्द का भी विवरण आता है। तो वो देखेंगे हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे इस सीरीज में। चौथी में बात की जाए तो इसमें जो है राज्यों के प्रतिनिधित्व की बात की गई है। राज्यसभा में राज्यों के प्रतिनिधित्व की बात की गई है, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा वह कौन सी अनुसूची संवैधानिक पदाधिकारियों के वेतन और भत्तों की बात करती है। तो ये जो है हम डिस्कस कर चुके हैं कि वेतन भत्तों के बारे में जो है बात करती है दूसरी अनुसूची। चौथी अनुसूची के बारे में अगर बात की जाए तो चौथी अनुसूची राज्य के प्रतिनिधित्व की बात करती है, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। छठी अनुसूची में जो है इसमें मेघालय, असम, त्रिपुरा और मिजोरम, इन चारों राज्यों के जो एसटी वाले क्षेत्र यानी कि अनुसूचित जनजाति वाले क्षेत्र है उनके प्रशासन की बात की गई है। तो छठी अनुसूची में ये मेंशन रहेगा। 10वीं अनुसूची की बात की जाए तो ये पहले मूल संविधान का हिस्सा नहीं थी। ये 52वें संविधान संशोधन के माध्यम से 1985 में जोड़ी गई थी। और इस अनुसूची में क्या है, तो दल बदल के अधिनियम है। दल बदल के अधिनियमों के बारे में इसमें जिक्र किया गया है। यदि कोई व्यक्ति किसी एक या कोई जो विधानसभा या संसद का कोई एक सदस्य जो है किसी अन्य पार्टी से इलेक्शन जीत कर आता है और उसके बाद अपनी पार्टी बदल देता है तो वो मेंबर नहीं रहेगा। तो इस प्रकार के बहुत सारे प्रावधान जो है इस दल बदल सूची में है। तो देखेंगे वो भी कि किस प्रकार से इसके अंतर्गत जो है रिस्ट्रिक्शन हमारे जो एमएलएज और एमपीज है उनके ऊपर लगाई गई है। खैर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन रहेगा तीसरी अनुसूची में क्या है। तो तीसरी अनुसूची में क्या है, तो ये चीज़ हम आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं कि इसमें जो है फॉर्म्स ऑफ ओथ्स है, यानी कि शब्द के प्रारूप है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इसमें जो है कुछ खास चीज़ें नहीं है ऑप्शन में, तो इस पर हम ज़्यादा समय व्यतीत नहीं करेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन रहेगा, संघ सरकार की संरचनाएं किस भाग में दी गई है। तो यहाँ पे जो है फिर भाग से एक क्वेश्चन है। संघ सरकार की बात की जाए तो 4 में हमें पता है डीपीएसपी के बारे में मेंशन है, ये मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ डीपीएसपी क्या है। उसके बाद बात की जाए तो भाग 5 जो है संघ सरकार की संरचना के बारे में बात करता है। तो ये जो है इसका आंसर रहेगा भाग 5 ऑप्शन बी। 6 की बात की जाए तो राज्य के बारे में बात करता है। और उसके बाद अगर अगली ऑप्शन देखी जाए तो नेक्स्ट ऑप्शन जो है भाग 8 जो है संघ राज्य क्षेत्र की बात करता है, यानी कि जो यूनियन टेरिटरीज है उनके बारे में बात करता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं हम, मौलिक कर्तव्य किस भाग में है। तो मौलिक कर्तव्यों से संबंधित प्रश्न है। तो देखिए मौलिक कर्तव्य क्या है। तो मौलिक कर्तव्य जो है किसी भी व्यक्ति के या किसी देश के नागरिक के किसी देश में रहने के क्या क्या कर्तव्य हो सकते हैं, तो उनके बारे में यहाँ पे जो है मेंशन किया गया। तो देखिए ये जो है हमारे मूल संविधान में नहीं था, मूल संविधान का हिस्सा नहीं है। पहला पॉइंट तो आप ये
नोट करेंगे कि मूल संविधान का हिस्सा नहीं है। क्यों? क्योंकि जब संविधान सभा के द्वारा संविधान बनाया जा रहा था और इसे अंगीकृत किया गया 26 नवंबर 1949 को और 20 जनवरी 1950 को लागू किया गया, तो उस समय जो है ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं था कि मौलिक कर्तव्य होंगे, क्योंकि संविधान निर्माताओं को ऐसा लगता था कि भारत के लोग इतने शिक्षित आने वाले समय में हो जाएंगे कि वो अपने सार्वभौमिक या जो उनके कुछ ऐसे कर्तव्य होंगे उनके बारे में वो अपने आप ही अवगत हो जाएंगे। लेकिन जो है जब आपातकाल देश में लगता है, उसी दौरान एक इंदिरा गांधी जी के नेतृत्व की सरकार द्वारा एक कमेटी बनाई जाती है, जिसकी सिफारिश पर जो है 42वां संविधान संशोधन 1976 आता है। और अगर कमेटी की बात की जाए तो स्वर्ण सिंह समिति थी। तो स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा कुछ कर्तव्यों के बारे में बात की जाती है, जो मौलिक कर्तव्यों के बारे में बात की जाती है, जो सिफारिशें वो देते हैं, उनमें से 10 चूज कर ली जाती है, 10 चूज की जाती है और 10 सिफारिशों को जो है संविधान में 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा जाता है। और इसमें जो है एक जो जोड़ा जाएगा वो 86वें संविधान संशोधन के माध्यम से 2002 में जोड़ा जाएगा। तो ये भी आप याद रखिएगा कि 11वीं जो ड्यूटी है वो 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से ना जोड़कर 86वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ी गई है। तो चलिए देखते हैं मौलिक कर्तव्य जो है, इसके बारे में कुछ पॉइंट और आप याद रख सकते हैं कि मौलिक कर्तव्य हमने रूस से लिए हैं। दूसरा, ये 51 का अनुच्छेद में है और अगर बात की जाए तो भाग 4 क में है। तो भाग 4 क ढूंढते हैं हम ऑप्शन में, तो पार्ट 4 क ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर रहेगा। 5 के बारे में अगर बात की जाए तो इसमें जो है संघ की बातचीत है और 7वें की बात की जाए तो अनुसूची भाग ख के जो राज्य हैं उनके बारे में बात थी। और इसका जो संविधान में पूछा जाए तो संविधान में जो अनुच्छेद था वो 238 था, लेकिन ये जो है निरस्त कर दिया गया है। जब ये डिवीजन खत्म हो गया था भाग क ख ग वाला, तो उस समय जो है ये वाला अनुच्छेद भी समाप्त कर दिया गया था। तो वर्तमान में ये जो है संविधान में नहीं है। खैर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो रहेगा, मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो देखिए यहाँ पे हमने क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस किया था कि मौलिक हम जो है विदेशी स्रोतों के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो विदेशी स्रोतों का कुछ खासा क्वेश्चन तो नहीं है इसमें, लेकिन फिर भी कोशिश करेंगे कि जितने भी ऑप्शंस में हैं उनके माध्यम से हम कुछ चीज़ें समझ सकें। तो यूएसए अगर बात की जाए मौलिक कर्तव्य, तो ये हम आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं। मौलिक कर्तव्य जो है यूएसएसआर, जो सोवियत संघ था, पूर्व सोवियत संघ था, वर्तमान में जो रूस के नाम से जाना जाता है, उससे जो है मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं। अगर यूएसए से बात की जाए तो हमारे फंडामेंटल राइट्स यानी कि मौलिक अधिकार, उसके अलावा प्रस्तावना, ये चीज़ें जो है जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हो सकती है वो यूएसए से ली गई है। इसके बाद एक क्वेश्चन याद रखिएगा कि अगर प्रस्तावना पूछा जाए तो प्रस्तावना यूएसए से रहेगा, लेकिन प्रस्तावना की भाषा पूछी जाए तो ये जो है कहाँ से रहेगा, ये ऑस्ट्रेलिया का प्रावधान है, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया प्रावधान है। उसके बाद अगर यूके यानी कि ब्रिटेन की बात की जाए या यूनाइटेड किंगडम की बात की जाए, तो इससे जो है द्विसदनात्मक व्यवस्था और एकल नागरिकता के जो है प्रावधान लिए गए हैं। एकल नागरिकता क्या होता है? तो एकल नागरिकता के बारे में अगर हम बात करें तो जिस प्रकार से यूएसए में क्या होता है, यूएसए आप सभी को पता होगा वर्तमान समय में जो है नॉर्थ अमेरिका वाले हिस्से में, सॉरी ये थोड़ा सा गलत हो गया। खैर ऐसे ही देख लेते हैं कि यूएसए में क्या होता है वर्तमान समय में। जो राज्य है आप जानते हैं कि 50 यूएसए में राज्य है, तो वहाँ पे एक अमेरिका के नागरिक होने की और एक पर्टिकुलर राज्य के नागरिक होने की वहाँ पे क्या करनी पड़ती है, आपको नागरिकता लेनी पड़ती है, तब जाकर वो व्यक्ति यूएसए का नागरिक बनता है। लेकिन ब्रिटेन में क्या है, ब्रिटेन जो है केवल देश की नागरिकता आवश्यक होती है, किसी राज्य विशेष की नागरिकता की कोई आवश्यकता नहीं होती है। तो इसी प्रकार से जो भारत में व्यक्ति रहेंगे, भारत में जो व्यक्ति रहेंगे उनका क्या है कि हम जैसे हिमाचल से बिलोंग करते हैं तो हमें सिर्फ भारत की नागरिकता जो है प्राप्त होती है जन्म के साथ ही, हमें कहीं से कहाँ तक हिमाचल की जो है नागरिकता प्राप्त नहीं होती। अगर कोई विदेशी जो है हिमाचल आना चाहे तो उसे जो है भारत की नागरिकता लेनी होगी, ना कि हिमाचल की। तो सिर्फ भारत की नागरिकता का प्रावधान है, तो इसे ही एकल नागरिकता कहा जाता है। और द्विसदनात्मक बात की जाए तो जैसे वर्तमान समय में जो है लोकसभा और राज्यसभा जो है, तो ये दोनों जो है
हमारी द्विसदनात्मक व्यवस्था में आता है। फ्रांस से बात की जाए तो हमने जो है फ्रांसीसी क्रांति के समता, बंधुत्व और स्वतंत्रता जैसे प्रावधान लिए हैं, तो ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। उसके अलावा अगर बात की जाए दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया गया है, तो दक्षिण अफ्रीका से हमने जो है अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन के बारे में चीजें ली, जो कि भाग 20 में है। तो ये चीजें आप जो है ध्यान रख सकते हैं यहाँ से, और इतने ही क्वेश्चन आपके जो है बन सकते हैं इस पर्टिकुलर चीज से। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने की सिफारिश किसने की थी? मौलिक कर्तव्यों को, तो ये हम चीज आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं। तो इसमें जो है स्वर्ण सिंह कमेटी जो है, इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्यों को संविधान में किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? तो आपके ऑप्शन है 42nd, 44th या 86। तो इसमें जो है 42nd जो है अमेंडमेंट के माध्यम से मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। अगर बात करें तो 86 के माध्यम से जो 2002 में हुआ था, उसके माध्यम से भी जोड़ा गया है, लेकिन 11वीं ड्यूटी जोड़ी गई है उसमें। तो ये जो है इसमें प्राथमिक शिक्षा का अधिकार जो है किसी भी 6 से 14 वर्ष के बच्चे का रहेगा, और ये प्राथमिक शिक्षा दिलाने का जो कार्य रहेगा या कर्तव्य रहेगा, वो किसी भी अभिभावक या माता पिता का रहेगा। तो इस प्रकार की बातचीत जो है 11वीं आपकी जो मौलिक कर्तव्य है उसमें की गई है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, राज्यसभा में राज्यों की सीटों का आवंटन से संबंधित कौन सी अनुसूची है? तो ये वाली चीज हम आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं। इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, 4th अनुसूची इसका सही आंसर रहेगा। आगे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन रहेगा, अच्छा यहाँ पे जो है हम अनुसूचियां डिस्कस कर लेते हैं। इसमें जो है 6th अनुसूची के बारे में हम बात कर चुके हैं कि मेघालय, असम, मिजोरम और त्रिपुरा, यहाँ की जो एसटी के क्षेत्र है वहाँ के प्रशासन की बात इसमें मेंशन है। और बात करें 7वीं की, तो 7वीं अनुसूची में है शक्तियों का विभाजन। शक्तियों का विभाजन, शक्तियों के विभाजन में अगर बात की जाए तो इसमें हम देखेंगे कि शक्तियां कुछ संघ के पास होती है, जिसे संघ सूची के नाम से जाना जाता है। इसके ऊपर केवल संघ यानी कि केंद्र ही जो है कानून बना सकता है, संसदीय कानून बना सकता है। दूसरी बात की जाए, राज्य के पास होती है, राज्य सूची के नाम से जिसको जाना जाता है। और तीसरी होती है एक समवर्ती सूची, समवर्ती सूची। तो समवर्ती सूची में केंद्र और राज्य जो है दोनों कानून बनाते हैं, लेकिन अगर दोनों में आपस में विवाद हो जाता है तो उस क्रम में जो है जो हमारा राज्य रहेगा उसका कानून मान्य नहीं होता, केवल केंद्र का ही कानून चलता है। लेकिन एक और जो है संविधान में अनुच्छेद है 254 में ये प्रावधान है कि अगर राष्ट्रपति जो है उस पर्टिकुलर राज्य की जो विधि है उसको मान्यता दे देता है, तो जो है वो केंद्र के कानून से भी ऊपर मानी जा सकती है। लेकिन उसके लिए आपको पता है कि राष्ट्रपति का शासन यानी कि मंत्रिमंडल का शासन, तो अगर मंत्रिमंडल की उसके लिए अनुमति होगी तो कभी भी जो है संघ और राज्य के बीच में तो विवाद हो ही नहीं सकता। तो इसलिए जो है इतना खासा जो है समवर्ती सूची के बारे में चीजें नहीं रहती है। लेकिन फिर भी केंद्र के पास जो है इसकी सारी शक्तियां होती है यदि किसी प्रकार से राज्य के साथ उसका विवाद हो जाता है। तो चलिए इसमें और चीजें देख लेते हैं कि अगर बात की जाए संघ सूची के बारे में, तो संघ सूची जब मूल रूप से जुड़ी थी तो 97 विषय थे, राज्य सूची में 66 विषय थे और समवर्ती सूची में जो थे 47 विषय थे। लेकिन उसके बाद क्या होता है, वर्तमान में अगर देखा जाए तो इस वाली सूची में 100 विषय हो चुके हैं संघ सूची में। और यहाँ से जो है 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से 5 विषय ऐसे थे, यानी कि 5 टॉपिक ऐसे थे, 5 शक्तियाँ ऐसी थी जो राज्य से छीन कर जो है समवर्ती सूची में ऐड कर ली गई थी। तो यहाँ पे जो है 52 विषय वर्तमान में देखने को मिलते हैं। अगली अनुसूची के बारे में बात करें तो अगली जो रहेगी वो है 8वीं अनुसूची। तो 8वीं अनुसूची के बारे में कुछ महत्वपूर्ण चीजें देख लेते हैं और फिर आगे बढ़ेंगे। 8वीं अनुसूची के बारे में अगर बात की जाए तो 8वीं अनुसूची, जैसे कि आपको पता है कि मूल संविधान में 8 ही अनुसूचियां थी। और अगर बात की जाए तो मूल संविधान में इसमें जो है भाषाओं के बारे में भाषाएं मेंशन है, इसमें 22 भाषाओं की बात है। लेकिन जब मूल संविधान बना था उस दौरान केवल 14 भाषाएं थी। और उसके बाद जो है 21वां
संविधान संशोधन होता है। 21वां संविधान संशोधन कब होता है? 1967 में होता है और इसके माध्यम से जो है सिंधी को जोड़ा जाता है। उसके बाद 71 जो है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होता है, ये 1992 में रहेगा और 1992 में जो है इसमें कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली जोड़ी गई थी। और उसके बाद आई होप आपको इसकी लोकेशन भी क्लियर रहेगी कि जो मणिपुरी और कोंकणी है ये कहाँ की। तो कोंकणी जो है कोंकण क्षेत्र यानी कि कर्नाटक वाले एरिया की, और अगर नेपाली की बात की जाए नेपाली यहाँ की, और मणिपुरी जो है पूर्वोत्तर भारत की रहेगी। तो ये चीज़ आप मेंशन कर सकते हैं। और आगे देखा जाए तो 92 एक 92वां संविधान संशोधन आता है और ये कब हुआ? 2003 में। इसके माध्यम से बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली ये 4 लैंग्वेज जोड़ी गई और 15वीं, 16वीं, 17वीं, 18वीं, 19, 20, 21 और 22 तो जो है पहले 14 ही जो है हमें लैंग्वेज मूल संविधान में देखने को मिलती है। तो ये क्वेश्चन आप याद रखिएगा और इसके बारे में जो चीज़ें हो सकती थी इंपॉर्टेंट वो मैंने आपके साथ सारी डिस्कस कर ली है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाएं किस अनुसूची में सूचीबद्ध हैं? तो ये वाली चीज़ जो है हम अभी आपके साथ में जो है डिस्कस कर चुके हैं कि 8वीं अनुसूची में। 6ठी हमने मेंशन कर ली थी असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम वाली। और 5वीं के बारे में बात की जाए तो 5वीं अनुसूची में जो है जितने भी हमारे पास संघ राज्य क्षेत्र या भारत का जितना भी क्षेत्र है उसमें रहने वाले अनुसूचित और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति क्षेत्र के प्रशासन के बारे में बातचीत है, सिवाय 4 राज्य जो 6ठी अनुसूची में मेंशन है उनको छोड़कर बाकी पूरे भारत के जो SC ST क्षेत्र है उनके प्रशासन की बात 5वीं अनुसूची में होती है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन रहेगा, कौन सी अनुसूची दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है? तो ये चीज़ भी हम आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं, इसमें इतना खास कुछ भी नहीं है। 7वीं सूची के बारे में हमने आपके साथ जो है ये चीज़ मेंशन की थी कि 7वीं अनुसूची में जो है शक्तियों का बंटवारा है। 9वीं अनुसूची में अगर बात की जाए तो ये पहले कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के माध्यम से जोड़ी गई थी। इसका आंसर जो है अनुसूची दल बदल विरोधी कानून का आंसर जो है 10वीं अनुसूची रहेगी। ये जो है 7वीं अनुसूची में तो मैं शक्तियों के बंटवारे के बारे में बात कर रहा था। और अगर 9वीं के बारे में बात की जाए तो पहले कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के माध्यम से 1951 में ही संपत्ति अधिग्रहण संबंधित जो विधियां थी यानी कि जो कानून थे वो इसमें ऐड किए गए हैं और इसमें जो है 284 कानून ऐड है। और पहले जो है न्यायालय को इसके ऊपर न्यायिक समीक्षा करने का अधिकार नहीं था, न्यायालय इसके बारे में कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता था। लेकिन 2007 में जो है एक स्टेटमेंट के बाद न्यायालय ने कहा था कि अब यदि कोई राजनीतिक हितों को देखते हुए या राजनीतिक लाभ के लिए जो है 9वीं अनुसूची का प्रयोग करेगा तो राज्य माफ कीजिएगा न्यायालय उसकी जो है न्यायिक समीक्षा कर सकता है। आगे देखा जाए तो 11वीं अनुसूची में जो है पंचायतों की बात है जो जोड़ा गया था 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से। और कब? 1993 में ये चीज जोड़ी गई थी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका जो सही आंसर रहेगा दल बदल का ये ऑप्शन नंबर सी रहेगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन जो है 5वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो 5वीं अनुसूची के बारे में हम मेंशन कर चुके हैं, अनुसूचित क्षेत्र व जनजातियां। तो ये वाला जो है इसका सही आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 6ठी अनुसूची किसके लिए प्रावधान करती है? तो इसका सही जो आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तर पूर्व में जनजातीय प्रशासन। और उत्तर पूर्व में भी 4 राज्यों के बारे में। 4 राज्य कौन कौन से? तो ये हम आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं, असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम के बारे में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो रहेगा, अगला क्वेश्चन है कौन सी अनुसूची संघ और राज्य के बीच शक्ति विभाजन से संबंधित है? तो ये भी हम आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं, जो है 7वीं अनुसूची। अगला क्वेश्चन, राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस भाग में है?
तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व की अगर बात की जाए तो ये हमने सबसे पहले मेंशन किया था, डीपीएसपी पहले ही क्वेश्चन में हमने डिस्कस कर लिया था कि अनुच्छेद 35 से लेकर 51 तक और भाग 4 में मेंशन है। और बाकी अगर ऑप्शन देखे जाए तो 6 में जो है राज्य की बातचीत है, तीसरे में मौलिक अधिकार और 7वें में जो है पहली अनुसूची के भाग ख के राज्य के बारे में बात थी। तो चलिए इसका ऑप्शन जो है ए सही आंसर था। संघ शासित प्रदेश किस भाग में आते हैं? संघ शासित प्रदेश, तो ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था, ये हम अपने PYQs में जो है डिस्कस कर रहे हैं आपके साथ। तो इसमें जो है इसका सही आंसर रहेगा भाग 8, ऑप्शन बी इसका सही आंसर रहेगा। भाग 9 के बारे में अगर बात की जाए तो 9 में जो है, देखिए भाग 9 में 3 चीज़ें देखने को मिलती है। एक, पंचायतें, दूसरा नगर पालिका और तीसरा सहकारी समितियां। पंचायतों में अगर देखा जाए तो ये भाग 9 के अंतर्गत आती है, नगर पालिका 9 क के अंतर्गत आती है और जो सहकारी समितियां हैं वो 9 ख के अंतर्गत आती हैं। तो ये सारी चीज़ें, अगर अनुच्छेदों की हम यहाँ पे बात कर लेते हैं तो 243 क से ण तक, यहाँ पे 243 य 6 य से 243 त 6 तक, या 243 त से लेकर 243 य 6 तक, माफ कीजिएगा। और 243 में अगर इसमें देखा जाए सहकारी समितियां तो 243 यज से लेकर 243 य न तक। तो ये जो है कुछ अनुच्छेद है इसके बारे में और काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अब जैसा कि आपको पता है कि हिमाचल में जल्द ही पंचायती इलेक्शन भी होने वाले हैं जनवरी के आसपास, वो भी जो है हो सक मतलब जनवरी के आसपास वो भी आयोजित होंगे और उसी के आसपास आपका एग्ज़ाम भी हो सकता है। तो देखिए उस हिसाब से अगर देखा जाए तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट जो है चीज़ें हो जाती हैं। तो आपको जो है स्थानीय स्वशासन के बारे में चीज़ें यहाँ से याद रखनी है। तो याद रखिएगा इसके बारे में, पार्ट जो है 9 के बारे में ये बात है। और यहाँ पे जो 10वां भाग आता है, 10वें भाग में भी कुछ चीज़ें अगर देखी जाए तो 10वें भाग में अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र की बात है। और अगर इसके आर्टिकल की बात की जाए तो 244 और 244 क की बात है इसमें। तो इतना जो है इस क्वेश्चन से आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है, आई होप आपको क्लियर होगा। चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 9वीं अनुसूची किससे संबंधित है? 9वीं अनुसूची की अगर बात की जाए तो आपके ऑप्शन है आपातकाल, भूमि सुधार और न्यायिक समीक्षा से बाहर कानून, नगर पालिकाएं और मौलिक अधिकार। तो देखिए अगर इसका सही आंसर की बात की जाए तो ऑप्शन नंबर जो है बी इसका सही आंसर रहेगा। और यहाँ पे अगर ऑप्शंस के बारे में बात की जाए तो आपातकाल देखिए भाग जो 18 है उसमें आपातकाल से संबंधित उपबंध मिलते हैं 352 से लेकर 360 के बीच में। नगर पालिका की बात करें तो हम डिस्कस कर चुके हैं आपके साथ 9 क में, जिसमें 243 त से लेकर 243 यह 6 तक है। और आगे बात की जाए तो मौलिक अधिकार ये हम देख चुके हैं कि 12 से 35 तक है और भाग 3 के अंतर्गत है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कौन से संशोधन से 10वीं अनुसूची जोड़ी गई? तो दल बदल कानून की थी 10वीं अनुसूची, और हमने देखा था कि जो 52nd जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था उसके माध्यम से जोड़ी गई थी। और कब जोड़ी गई थी? तो 1985 में जोड़ी गई थी। तो ये आप याद रखिएगा। अगर इसकी बात की जाए 44th की बात की जाए तो देखिए ये वाले कॉन्स्टिट्यूशन तो तभी हम डिस्कस करेंगे आपके साथ जब आगे चलकर हम कभी जो है संशोधन के बारे में पढ़ेंगे या कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुए उनके बारे में पढ़ेंगे या अनुच्छेदों के बारे में पढ़ेंगे। अभी जो है लंबी वीडियो ना हो जाए उसके लिए हम अपने टॉपिक तक ही सीमित रहते हैं। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है वर्तमान में 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाएं हैं? तो देखिए इसमें कितनी भाषाएं हैं? 22 है। और कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के माध्यम से जुड़ी तो ये हम आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं। 21, उसके बाद 67, 71 और 92 के माध्यम से जुड़ी। तो अगर इसकी बात की जाए तो 1967, 1992 और 2003 में ये संविधान संशोधन हुए थे। तो चलिए इस क्वेश्चन से इतनी इन्फॉर्मेशन आपके लिए काफ़ी है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो 11वीं अनुसूची के बारे में बात की जाए तो
73rd जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आया था 1993 में, और जो लागू हुआ था 24 अप्रैल को, तो उसमें जो है उसमें पंचायतें मेंशन की गई थी। पंचायतों के बारे में था, स्थानीय स्वशासन जो पंचायतों का था उसके बारे में बातचीत थी, और इसमें कुल मिलाकर 27 विषय जो है संविधान या पंचायतों को जो है जिन पर शक्तियाँ दी गई थी वो 27 विषय थे। और सहकारी समितियों के बारे में हम आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद आ जाता है नगर नियोजन, तो ये जो है 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के माध्यम से जोड़ा जाता है। ये भी 1993 में ही जोड़ा जाता है, और इसके अंतर्गत 18 विषयों पर जो है नगर पालिकाओं को शक्ति दी गई है। भाषा नीति, लैंग्वेज पॉलिसी, तो चलिए ये हमारी किसी मतलब हमारे टॉपिक से रिलेटेड नहीं है, तो इस साइड हम नहीं बढ़ेंगे। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं, वही क्वेश्चन जो हम डिस्कस कर रहे थे आपके साथ कि 12वीं अनुसूची किससे संबंधित है। 12वीं अनुसूची किससे संबंधित है, मौलिक अधिकार से, नगर पालिका या राष्ट्रीय प्रतीक। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, नगर पालिका से संबंधित है। राज्य आपातकाल की हम बात कर चुके हैं कि भाग 18 में जो है 352 से लेकर 360 तक है, तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। 11वीं और 12वीं अनुसूची के संशोधन से जोड़ी गई थी, तो इसका सही आंसर क्या हो सकता है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 73rd और 74th अमेंडमेंट के माध्यम से जोड़ी गई थी। इसकी बात की जाए तो 1976 में हुआ था, 1976 में हुआ था। ये 1978 में हुआ था, जब इंदिरा गांधी आपातकाल हटाती है और उसके बाद मोरारजी देसाई के नेतृत्व में सरकार बनती है, तो उस दौरान ये हुआ था। और इसकी बात की जाए तो अटल बिहारी वाजपेयी और दूसरे जो है राष्ट्रपति थे उस समय, श्री अब्दुल कलाम जी, एपीजे अब्दुल कलाम जी। तो जो है 86th अमेंडमेंट उस समय आया था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन जो रहेगा वह 7वीं अनुसूची में क्या है। तो हम ये डिस्कस कर चुके हैं कि 3 सूचियां हैं, और कौन कौन सी है, संघ, राज्य और समवर्ती सूचियां। मौलिक कर्तव्य, प्रस्तावना। प्रस्तावना देखिए कुछ भी नहीं है, एक इंट्रोडक्शन है कि कुछ मूल्य ऐसे लिखे गए हैं जो संविधान निर्माताओं को जांच करनी थी। जब संविधान बनाते दौरान जो है संविधान निर्माताओं को ध्यान में रखना था कि जो भी वो प्रावधान संविधान की पुस्तक में कर रहे हैं, क्या वो सारी चीजें उन्हीं लक्ष्यों को प्राप्त करने की ओर इशारा कर रही है जो प्रस्तावना में मेंशन है। तो इसलिए जो है प्रस्तावना इंट्रोडक्टरी है, लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। भारत का भविष्य क्या होगा ये प्रस्तावना पर काफ़ी हद तक निर्भर करता है, और भारत किस प्रकार की प्रकृति का है, या क्या उसकी शासन व्यवस्था के नियम और सिद्धांत होंगे, वो सब कुछ इसमें मेंशन है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, संविधान का कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है। तो ये हम बहुत पहले आपके साथ जो है डिस्कस कर चुके थे कि पार्ट 2 जो है नागरिकता से संबंधित है, और 5 से 11 अनुच्छेद के बीच में जो है इसकी बातचीत रहेगी। और 1 से 4 तक संघ और राज्य क्षेत्र। अगर 4 की बात की जाए तो डीपीएसपी, 35 से लेकर 36 से लेकर 51 तक, और 5 की बात की जाए तो वही 52, भारत का एक राष्ट्रपति होगा से कैग तक। तो जो है 52 से लेकर इसमें संघ आएगा, अनुच्छेद 52 से लेकर अनुच्छेद 151 तक। आगे बढ़ते हैं, अगला जो क्वेश्चन रहेगा वो है राज्य सरकार के प्रावधान किस भाग में है। तो आई होप इसका आंसर भी आप लोग सही से टिक कर पा रहे होंगे, लेकिन मैंने ही गलत कर दिया तो यहाँ पे तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए, पार्ट 6 राज्य के बारे में बात करता है। और आर्टिकल की अगर बात की जाए तो 152 से लेकर 237 तक इसमें अनुच्छेद रहते हैं। अगला क्वेश्चन है पंचायती राज किस भाग में है। तो पंचायती राज कौन से भाग में है, तो इसका सही आंसर रहेगा भाग 9। तो देखिए भाग 9, भाग 8, ये जो है 9 क या 9 ए की बात करता है, और ये भाग 10 की। तो इसमें जो है ये याद रखिएगा कि भाग 9 अलग से है और भाग 9 ए जो है वो अलग से है। इसमें पंचायतें मेंशन है, और इसमें जो है नगर पालिका मेंशन है। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो रहेगा नगर निकाय किस भाग में है। तो ये मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ कि 9 ए के अंतर्गत जो है नगर निकाय है, नगर पालिकाएं जिन्हें कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है सहकारी समितियां किस भाग में है। तो ये चीज़ भी हम आपके साथ जब पार्ट 9 की हम बात कर रहे थे उस दौरान हमने जो है आपके साथ मेंशन की थी। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र किस भाग में आते हैं। तो अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र जो है कौन से भाग में आएंगे, तो आपके ऑप्शन है एक, ऑप्शन नंबर जो है पार्ट 9, ऑप्शन बी है पार्ट 10, फिर आएगा पार्ट
11 और पार्ट 12। तो जनजातीय क्षेत्र जो है पार्ट 10 के अंतर्गत आते हैं, जिसमें जो है अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र की बातचीत है। तो ऑप्शन 20 का सही आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। केंद्र राज्य संबंध किस भाग में दिए गए हैं? तो यहाँ पे कुछ जो है भाग मेंशन है, भाग 10, भाग 11, भाग 12 और भाग 13। थोड़ा सा इनके बारे में हम जान लेते हैं। भाग 10 के बारे में आपको क्लियर होगा आई होप, अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र के बारे में। 11 की बात की जाए तो इसमें संघ और राज्यों के मध्य के संबंध है, तो आपका जो ऑप्शन रहेगा बी वो सही रहेगा। 12 की बात की जाए तो इसमें जो है संविधान की जितनी भी वित्त संबंधित, वित्त हो गया या संपत्ति की बात होती है, वो इसी भाग के अंतर्गत होती है। और जो 13वां भाग है वो क्या है, भारत के जो राज्य क्षेत्र है या यूनियन टेरिटरीज है उनके बीच होने वाला व्यापार और वाणिज्य की बात है। तो ये सारी चीज़ें इसमें मेंशन है। एक बार अगर जल्दी से इनके आर्टिकल्स पे नज़र दौड़ाई जाए तो इसमें जो है 244 से लेकर 244 का भाग 10 में, भाग 11 में अगर बात की जाए तो 245 से लेकर 263 तक। उसके बाद आगे आए तो 264 से लेकर 300 क तक, और 300 क कब जुड़ा था ये भी हम आपके साथ डिस्कस करेंगे अगले सेशंस में। और उसके बाद आता है 301 से लेकर 307 के बीच में जो है व्यापार वाणिज्य की बातचीत है। तो इसमें आई होप ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो रही होंगी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो रहेगा वो है वित्तीय प्रावधान और संबंध किस भाग में है? तो ये हम आपके साथ जो है डिस्कस कर चुके हैं कि भाग 12 जो है, भाग 12 में ये चीज़ें मेंशन है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन रहेगा, भारत के भीतर व्यापार और वाणिज्य किस भाग में है? तो ये भी हमने आपके साथ डिस्कस कर लिया। ये जो है भाग 13 के अंतर्गत है। इसके बाद भाग 14 जो है ये आप थोड़ा ध्यान रखिएगा कि इसमें, सॉरी, भाग 14 का में अधिकरण की बात की जाती है। एक सेकेंड, यहाँ जो है आप कुछ चीजें ध्यान रखिएगा। दो चीजें हैं, एक भाग 14 और एक है भाग 14 का। तो इसमें जो है 308 से लेकर 323 तक प्रावधान है, और इसमें जो है 323 के बारे में या बात करें 323 क और 323 ख की बात है। तो इसमें देखिए इसमें क्या है, इसमें जो संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं हैं, संघ और राज्यों के अधीन जो सेवाएं हैं, जैसे आपका यूपीएससी, एचएएस, इन सारी चीज़ों की बात होगी, एचपीएस और आईपीएस, आगे आईएफसी, वो सारी चीज़ें जो है, आईएफएस, वो सारी चीज़ें जो है इनमें मेंशन है 308 से लेकर 323 के बीच में। यूपीएससी हो गया और उसके बाद स्टेट पीसीएस हो गया, एक राज्य के होंगे, दो राज्यों के होंगे, और कौन नियुक्ति करेगा किस प्रकार की, वो सारे प्रावधान जो है इन सारी चीज़ों के बीच में है 308 से लेकर 323। और यहाँ पे अगर बात की जाए तो इन दो जो आर्टिकल्स हैं इनमें और भाग 14 क में अधिकरण की बात है। अधिकरण यानी कि किस प्रकार के ट्रिब्यूनल जो है बनाए जा सकते हैं, जो अर्ध न्यायिक जो मतलब अर्ध कोर्ट होते हैं, एक प्रकार से अर्ध न्यायालय होते हैं, तो उनके बारे में बातचीत है। वो प्रशासनिक सेवाओं के प्रशासनिक सेवाओं से संबंधित चीज़ें हैं, वो हम डिस्कस करेंगे आपके साथ जब आगे हम सेशन लेंगे। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन ए, भाग 13 में भारत के भीतर व्यापार और वाणिज्य की बात है। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। संघ और राज्य के अधीन सेवाएं किस भाग में है? तो ये चीज़ भी हम आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं कि भाग 14 में ये चीज़ें हैं। 15 में बात की जाए तो निर्वाचन आयोग जो है 324 से लेकर 329 के बीच, और 12 में तो हमने देख लिया वित्त की बात है, और 13 में अगर देखा जाए तो वही अभी हमने व्यापार वाणिज्य डिस्कस किया। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन जो रहेगा, न्यायाधिकरण किस भाग में सम्मिलित है? तो ये भी हम आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं कि इसमें जो है 14A में है। तो देखिए बार बार आपके साथ जो है डिस्कस करने का एक ही मोटिव है कि बार बार आपको आंसर बताया जाए और इसी वीडियो के माध्यम से आपको रिवाइज हो जाए। तो इसमें जो है निर्वाचन संबंधित प्रावधान है, और अगर बात की जाए तो ये 16 और ये 17 है। तो 16 में बात की जाए तो कुछ वर्गों से संबंधित
विशेष उपबंध है, कुछ वर्गों से संबंधित जो है विशेष उपबंध है, जैसे SC ST और OBC से संबंधित, इनसे संबंधित जो है इसमें प्रावधान है। और देखेंगे कि लोकसभा रिजर्वेशन किस प्रकार से था और क्या आंग्ल भारतीय के बारे में भी था, और किस प्रकार से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के माध्यम से जो है आंग्ल भारतीयों का जो आरक्षण था वो समाप्त कर दिया गया, लेकिन बाकी जो SC ST का था उनका कैसे 10 वर्ष के लिए बढ़ाया, कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था, कब हुआ, वो सारी चीज़ें आपके साथ डिस्कस करेंगे। आगे चलते हैं। यहाँ पे याद रखिएगा कि इनके जो है जो अनुच्छेद आएंगे वो 330 से लेकर 342 के बारे में आएंगे, 42 तक आएंगे। उसके बाद चलते हैं भाग 17 की ओर। भाग 17 क्या रहेगा, तो इसमें राजभाषा की बातचीत है। देखिए, भारत की कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है, राजभाषा की बात करते हैं तो भारत की राजभाषा जो है हिंदी है और लिपि देवनागरी है। तो इसके बारे में जो है कहाँ पे मेंशन किया गया है, तो 243 से लेकर एक सेकेंड, 243 से लेकर जो है, सॉरी 343 से लेकर 351 के बीच में जो है इसकी बात है। तो ये चीज़ें भी आप ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन जो है, चुनाव आयोग किस भाग में है, तो ये चीज़ हम आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं कि भाग 15 में जो है चुनाव आयोग है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन रहेगा, अनुसूचित जातियों, जनजातियों और पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधान है। तो ये भी हमने अभी आपके साथ डिस्कस किया कि जो पार्ट 16 है, 16, 17, 18 और